जाह्नवी घबराते हुए इंटरव्यू रूम के बाहर बैठी थी। जाह्नवी नर्वस होने लगी थी। असिस्टेंट एक के बाद एक नाम पुकारती जा रही थी, क्योंकि जाह्नवी यहाँ आने के बाद ही अपनी फाइल असिस्टेंट को दे चुकी थी। तो जाह्नवी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसका नंबर कब आएगा आखिरी में, या फिर पता नहीं आज वह इंटरव्यू दे पाएगी या कल ही उसकी बारी आएगी। इंतजार करते करते जाह्नवी की कमर दुखने लगी थी। आखिर जाह्नवी की उम्र ही क्या थी? वह अभी 22 साल की थी। इसे 22 साल में वह बहुत कुछ देख चुकी थी। 4 से 6 घंटे हो गए थे। उसके बाद में असिस्टेंट ने जाह्नवी का नाम पुकारा तो अब उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसके बावजूद भी उसे पूरा यकीन था कि उसे नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि इंटरव्यू के आखिरी कैंडिडेट थी और शायद जिसको नौकरी मिलनी चाहिए वह तो लेकर जा चुका होगा। मगर थोड़ी देर के बाद में वह खुद पर कंट्रोल करते हुए वह खड़ी हुई और वह कैबिन के बाहर खड़ी सोचने लगी, अगर मैं जाऊंगी तो सच में मुझे जॉब मिल जाएगी या फिर नहीं। वह बहुत ज़्यादा परेशान थी और खुद में ही सोचे जा रही थी। काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी थी। जैसे ही वह दरवाजे पर गई और वह बोली, मे आई कम इन सर? अंदर बैठा आदमी बोला, यस कम इन। वहाँ 3 आदमी बैठे हुए थे। बीच वाले की नज़र कुछ ज़्यादा ही कड़क थी। उसकी पर्सनालिटी भी बाकी दोनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा ही एरोगेंट थी। जाह्नवी बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। उसके फेस पर साफ दिखाई दे रहा था कि वह इस वक्त काफ़ी नर्वस है। अंदर बैठे आदमी में से एक आदमी बोला, बैठ जाइए मिस जाह्नवी, फाइल में तो आपका नाम यही लिखा हुआ है ना? जाह्नवी घबराते हुए उसके पास वाले सामने कुर्सी पर जाकर के बैठ गई और हाँ में सिर हिलाई। सामने वाला आदमी बोला, आप इतनी कम एजुकेटेड हैं, फिर आप क्यों इस तरह से जॉब के लिए आई हैं, और वह भी इतने बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में? आपको थोड़ा सा भी समझ नहीं आया? आपको क्या लगा कि आपको जॉब मिल जाएगा, और वह भी इतनी थोड़ी सी एजुकेशन में? हम आपको बिल्कुल हायर नहीं कर सकते हैं। यह सुनकर के दूसरा आदमी बोला, कम डाउन, तुम दोनों जाकर अपना काम करो, मैं खुद हैंडल कर लूँगा। वह दोनों यह सुने तो अजीब से आंखें करके उस इंसान को देखने लगे जो यह बात बोला था। तभी वह तीसरा आदमी फिर से बोला, तुम दोनों यहाँ से जा रहे हो या फिर कुछ और? अभी वह इंसान कुछ आगे बोलता कि तभी वह दोनों कहने लगे, अच्छा अच्छा ठीक है, चलते हैं बॉस। और वह दोनों वहाँ से निकल गए। उन दोनों के जाने के बाद में वह आदमी बोला, तो मिस जाह्नवी, मैं हूँ इस ऑफिस का मालिक, यानी कि इस कंपनी का सीईओ। नाम तो वैसे आप जानती ही होंगी। जाह्नवी कहने लगी, जी सर, मिस्टर रणधीर खुराना। इतना सुनकर के वह सामने बैठा इंसान कहने लगा, यस, आपने तो बहुत अच्छे से होमवर्क करके आई हैं। तो मिस जाह्नवी, आप इस तरह से जॉब क्यों करना चाहती हैं? आप अच्छे से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करती पहले, उसके बाद अच्छे पोस्ट पर आप जॉब लेती। ऐसी क्या मजबूरी है? यह सुनकर के जाह्नवी कहने लगी, सारी मजबूरियाँ इस फाइल में लिखी हुई है सर, साफ साफ शब्दों में। शायद लग रहा है आपने उससे पढ़ा नहीं है। यह सुनकर के रणधीर खुराना बोला, मिस जाह्नवी, मैंने यह पूरी फाइल पढ़ चुकी है। यही इस फाइल में है ना कि आप मैरिड हैं और आपका पति छोड़कर चला गया है और आप बहुत इस वक्त बुरी सिचुएशन से गुजर रही हैं। यह सुनना था कि जाह्नवी के आंखों में आंसू आने लगे और वह आगे बोली, तो ठीक है सर, मुझे अच्छे से पता है कि यह जॉब मेरे लायक नहीं है, क्योंकि मेरी एजुकेशन उतनी हाई नहीं है। और जाह्नवी जैसे ही अपनी फाइल लेकर के उस कैबिन से बाहर जाने लगी कि तभी पीछे से रणधीर खुराना बोला, मिस जाह्नवी, आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। मेरी बात सुननी नहीं और आप जाने की तैयारी कर चुकी हैं। यह जॉब आपको मिल चुकी है। यह सुनना था कि जाह्नवी के होठों पर मुस्कान आ गई, मगर दूसरे ही पल यह सोचने लगी कि इतनी बड़ी पोस्ट अगर मेरे लायक नहीं थी तो इन्होंने दी क्यों? और वह रणधीर की तरफ मुड़ी और बोली, अगर मेरी एजुकेशन उतनी हाई नहीं है तो फिर यह जॉब कैसे मुझे
अभी वह पूरी बात अपनी कंप्लीट करती कि तभी रणधीर बोला, क्योंकि मुझे पता है कि आप यह जॉब अच्छे से कर सकती हैं और कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मुझसे आकर के पूछ सकती हैं। और कल से आप ऑफिस में ठीक 10 बजे अपनी टेबल पर दिख जानी चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे लेट आने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। उसके चेहरे पर यह सुनकर स्माइल आ गई। वह उठी, अपनी फाइल ली और बोली, ओके सर, थैंक यू सर, और वह कैबिन से बाहर चली गई। वहीं दूसरी तरफ उस कैबिन में अभी भी रणधीर के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वह क्या सोच रहा था इस वक्त, सिर्फ वही जाने। उसके दिमाग में कुछ तो पक रहा था। जानवी दूसरे दिन ठीक अपने टाइम पर आ चुकी थी। जानवी अभी ऑफिस आई और अपने डेस्क पर बैठी थी कि ठीक 10 बजे मिस्टर रणधीर अपने कैबिन में जाते हुए दिखे। सब लोग उसके लिए खड़े होकर के गुड मॉर्निंग विश किया, लेकिन वह इंसान किसी को भी कुछ नहीं बोला। बोलने की तो दूर की बात है, वह तो किसी पर नज़र उठाकर देखा तक नहीं। लेकिन ऐसा सबको लगता था। वह झुकी हुई नज़रों से ही सभी की तरफ देख लिया करता था। तभी उसकी नज़र जानवी पर गई और वह जानवी के सामने आकर रुक गया और वह उसको नज़र भर के देखने लगा। सब वहाँ एक पल के लिए हैरान हो गए। सारे एम्प्लॉय इस तरह से रणधीर को देख करके सोच में पड़ गए, आखिर बॉस को क्या हो गया है? यह तो आज ही अपॉइंट हुई है ना, फिर आखिर यह लड़की कौन है? इसके लिए सर रुके हुए हैं, आखिर क्यों? तभी रणधीर के पीछे उसकी असिस्टेंट श्रुति आई और कहने लगी, सर आज मिस्टर वर्मा से बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उनकी फाइल रेडी है, आप एक बार चेक कर लीजिए। यह सुनकर के रणधीर वापस अपने होश में आया और वह श्रुति की तरफ बिना देखे बोला, यह फाइल मेरे कैबिन में रख दो, और वह अपने कैबिन की तरफ चला गया। यह सब देख करके एक एम्प्लॉय जानवी के पास आई और कहने लगी, हाँ हाँ, क्या जादू कर दिया है सर के ऊपर। यहाँ ऑफिस की सारी लड़कियाँ सर पर पूरी तरह से फिदा है, लेकिन एक तुम हो कि आज ही आई हो और तुम्हारे यह आज आते ही सर ने पूरी नज़र जमा ली है। जानवी स्माइल करते हुए उसे बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वह लड़की बोली, मुझे पता है मिस, वैसे नाम जान सकती हूँ? जानवी फिर से स्माइल देते हुए बोली, जी आई एम जानवी। तभी वह लड़की बोली, मैं संजना। वही कोई था जो अपने कैबिन में बैठे हुए बाहर की सारी एम्प्लॉय की खबर होती थी, कौन क्या कर रहा है, कौन काम कर रहा है या नहीं, कौन किस से बातें कर रहा है, सबकी खबर होती थी। और वह अपने लैपटॉप में सीसीटीवी फुटेज देख रहा था और आज बहुत ज़्यादा ही वह उस फुटेज पर नज़र जमाए हुए था, और ज़्यादातर वह जानवी के लिए। वह जब यह सब देखा तो जानवी मुस्कुरा करके बातें कर रही थी संजना से। उसको मुस्कुराते हुए देख करके न जाने रणधीर को क्या ही हो रहा था। वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और ना चाहते हुए भी उसकी नज़र जानवी पर टिक गई थी, क्योंकि जानवी की स्माइल थी ही इतनी क्यूट। जानवी खुद भी बहुत ज़्यादा क्यूट थी। उसको देख करके ऐसा नहीं लगता कि उसकी शादी हो चुकी है और उसका हस्बैंड भी है और उसको छोड़ चुका है। वह बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा था। तभी उसके दिमाग में आया कि मुझे इस लड़की के बारे में पता लगाना होगा, और यही तो उसे दिन चल रहा था उसके दिमाग में। वह धीरे धीरे सब कुछ जानना चाहता था जानवी के बारे में। क्या जानवी सच में मैरिड है? मगर कैसे जाने, उस लड़की को तो यहाँ वह जानता तक नहीं था, मगर वह जानवी के बारे में आज के आज सब कुछ जान लेना चाहता था। उसकी बेचैनियाँ बढ़ती जा रही थी। तभी श्रुति उसके कैबिन में आई और कहने लगी, सर मिस्टर वर्मा मीटिंग हॉल में वेट कर रहे हैं। यह सुनकर के रणधीर अपने सोचों से बाहर निकला और बोला, हाँ श्रुति चलो, और वह श्रुति के साथ चल पड़ा। वह आगे और श्रुति उसके पीछे थी। तभी उसे ख्याल आया और वह अपने कुछ होनहार एम्प्लॉय को भी उस मीटिंग में शामिल करना चाहता था और साथ में जानवी को भी उस मीटिंग में आने को बोला। सारे एम्प्लॉय बातें बनाने लगे कि यह तो आज की आई हुई लड़की है, उसको सर क्यों यह चांस दे रहे हैं इतनी जल्दी, और हम तो उसके पहले के हैं, मतलब कि यहाँ शकल सूरत देख करके ऊंचाई हासिल करनी है। कमाल है यार, यहाँ तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है।
जब हम खूबसूरत होंगे तभी हमारा कुछ होगा। यह लड़की सच में यहाँ आकर के तभी पीछे से आवाज आई, यहाँ आकर के तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर दिए। यही कारण है कि तुम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बस तुम लोग एक दूसरे को देखने में ही लगे रह रहे हो। जब सबने पीछे देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि रणधीर ही था। उसको देख करके सब वहां से डर करके अपने अपने डेस्क पर जाकर बैठ गए। रणधीर कड़क और बेहद ही गुस्से भरे लहजे में बोला, आइंदा आज के बाद यह हरकत नहीं होनी चाहिए, वरना एक एक को मैं इस जॉब से निकाल दूंगा। अगर तुम लोग फायर नहीं होना चाहते हो तो यह गलती दोबारा मत करना। यह मेरी लास्ट वार्निंग है। इतना कहकर के वह मीटिंग हॉल में चला गया। जिसको उसने मीटिंग हॉल में बुलाया था वह वहाँ मौजूद थे। वही सामने जानवी उस मीटिंग हॉल में पहुंच चुकी थी। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आज वह जॉब ज्वाइन की थी और उसकी इतनी बड़ी मीटिंग में इन्वॉल्व भी कर लिया जाएगा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, मगर उसको तो रणधीर ने सिर्फ समझने के लिए बुलाया था। बाकी उसका उस मीटिंग से कोई मतलब नहीं था। बस कैसे मीटिंग होती है, क्या होता है, कैसे डिस्कस करनी होती है, उसे बस दिखाना और सिखाना चाहता था। उसकी वह हेल्प कर रहा था। वही जानवी, जब उसे पता चला कि यह जॉब उसे मिल गई है तो वह घर पर जाकर अच्छे से जॉब के बारे में एनालाइज की थी कि कैसे मीटिंग होती है, कैसे क्या होता है, सब चीज़ों को। जिस वजह से मीटिंग में जाने से पहले ही उसने नोटबुक और पेन लेकर गई हुई थी और जो भी उसमें डिस्कस हो रहे थे उन सब चीज़ों को उसने नोट भी कर रही थी। यह देख कर के रणधीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह सोच में पड़ गया, क्या यह लड़की पहले से जानती थी कि मीटिंग को नोट भी किया जाता है। वेल डन मिस जानवी, वह अपने मन में ही बोले जा रहा था। उसको देख करके कुछ ही देर में उसकी मीटिंग भी ख़त्म हो गई। जानवी अपने डेस्क पर जाकर के बैठ गई। कुछ ही देर में उसे रणधीर ने अपने कैबिन में बुलाया। जानवी घबराते हुए उसके कैबिन में गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रणधीर ने उसे अपने कैबिन में क्यों बुलाया है। जानवी उसके कैबिन में एंटर की तो रणधीर उसे इशारा करते हुए सामने चेयर पर बैठने को बोला। जानवी घबराते हुए चेयर पर बैठ गई। उसकी घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। यह देख कर के रणधीर बोला, तुम इतनी नर्वस क्यों हो? घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं तो बस यह पूछना चाहता था कि तुम्हें मीटिंग के बारे में इतनी नॉलेज कैसे है? तुम मीटिंग में पेपर्स और पेन लेकर गई थी। तुम्हें पहले पता था या फिर पहले जॉब भी की हो? लेकिन तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में तो ऐसा कुछ भी सबमिट नहीं था। जानवी बोली, जी नहीं सर, मुझे कल रात को पता चली। क्योंकि मैं यहाँ से गई तो जब मुझे पता था कि यह जॉब मुझे मिल गई है तो मैं घर जाकर पूरे अच्छे से इस पर होमवर्क की। यह सुनकर के रणधीर बोला, वेल डन मिस जानवी, ऐसे ही आप आगे काम करते रहिए। जानवी बोली, ओके सर, अब मैं चलती हूँ। अभी वह अपने चेयर से खड़ी हुई थी कि रणधीर बोला, मिस जानवी, मैंने आपको जाने के लिए अभी नहीं कहा है, प्लीज़ आप बैठ जाइए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। और वह उसके सामने एक फ़ाइल रखते हुए बोला, इसे आप अच्छे से पढ़िए और उसके बाद सोचिएगा इस बारे में, और यह फ़ाइल अच्छे से रखिएगा, कोई इस फाइल को न देखे। मुझे यह फ़ाइल शाम तक साइन कर मेरे टेबल पर दिखाई देना चाहिए। यह सुनकर के जानवी हैरान हो गई। आखिर यह फ़ाइल है कैसी और मुझे क्यों साइन करनी है? वह घबराते हुए बोली, पर सर, मैं इस फाइल पर क्यों साइन करूँगी? आखिर यह कैसी फाइल है? रणधीर बोला, मिस जानवी, पहले आप इस फाइल को पढ़िए, उसके बाद कुछ बोलिएगा। और अच्छा होगा कि आप यहीं मेरे कैबिन में मेरे सोफे पर बैठ कर के इस फाइल को रीड करें। वह उसे सोफे की तरफ इशारा किया। जानवी न चाहते हुए भी वह सोफे पर इत्मीनान से बैठ गई और उस फाइल में आंखें गड़ा ली। वह जैसे जैसे उस फाइल को पढ़ रही थी वैसे वैसे उसके चेहरे का रंग भी बदल रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह सारी फाइल पढ़ने के बाद में वह अपने सीट से खड़ी हुई और कहने लगी, सर, यह मुझसे नहीं होगा। तभी रणधीर उसकी तरफ देखते हुए बोला, आपको अच्छे से पता है ना कि आप इस पर साइन नहीं करेंगी तो आप यह जॉब से हाथ धो बैठेंगी। और आप सोच लीजिए कि आप उस 2 कौड़ी के रूम रेंटर के बारे में वह आपको कितना परेशान करता है।
वह दिन दहाड़े आपको नोच खाने की हैसियत रखता है। आप यही चाहती हैं कि मैं आपको उन सब चीज़ों से बचाना चाहता हूँ। आप क्या अभी भी नहीं मानेंगी? जाह्नवी कहने लगी, मुझे कुछ सोचने का वक्त चाहिए। रणधीर बोला, ठीक है, आप सोच लीजिए, लेकिन हाँ, आज शाम तक ही, हाँ या ना, मेरे पास वक्त नहीं है। अपना ध्यान अपने काम में लगा लिया और बिना देखे ही जाह्नवी को बोला, आप जा सकती हैं। जाह्नवी अपने डेस्क पर आकर के सोच में पड़ गई कि वह क्या ही करे, आखिर कैसे उस फाइल पर साइन करे। अगर वह फाइल पर साइन कर देगी तो वह पूरे उसके कंट्रोल में हो जाएगी। वह जैसा कहेगा जाह्नवी को वैसा ही करना पड़ेगा। वह कैसे अपनी पूरी जिंदगी उस इंसान के नाम कर दे, जबकि वह तो ऐसी सोची भी नहीं थी कभी कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। बचपन से लेकर के आज तक तो उसके साथ बुरा ही होते आ रहा था, और अब कितना बुरा होगा उसके साथ। लेकिन कुछ पल वह सोचने लगी, दर दर भटकने से बेहतर है कि एक ही इंसान के अंदर रह कर के पूरी ज़िंदगी गुजर जाए। और वह अपना फैसला कर चुकी थी उस फाइल पर साइन करने की, और वह कुछ ही देर में उसके कैबिन में गई। रणधीर उसको देख कर के हैरान हो गया और बोला, इतनी जल्दी आप फैसला ले ली मिस जाह्नवी? जाह्नवी उसकी तरफ देखते हुए बोली, जी हाँ। तभी रणधीर फाइल उसके सामने रख दिया और जाह्नवी भी बिना कुछ कहे, बिना कुछ देखे उस फाइल पर साइन कर दी। ऑफिस टाइम भी ख़त्म हो चुका था, सब लोग लगभग जा चुके थे। साइन करने के बाद में वह जैसे ही ऑफ कैबिन से बाहर जाने लगी तो रणधीर उसको बोला, एक मिनट जाह्नवी, आप मेरे साथ चलेंगी? वह घबराते हुए बोली, पर कहाँ? रणधीर तिरछी मुस्कान के साथ में बोला, मेरे घर, और कहाँ? यह सुनकर के तो जाह्नवी के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वह अपने घर ले जाएगा, वह तो कभी सोची भी नहीं थी, और घर ले जाकर के वह कुछ उल्टा सीधा किया तो उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चलने लगे थे। तभी रणधीर की आवाज़ आई, मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरे घर में परिवार है। वह फिर से बड़बड़ाई, इसे कैसे सुनाई दिया? क्या यह मेरा दिमाग भी पढ़ ले रहा है? तभी रणधीर बोला, नहीं, पढ़ नहीं रहा हूँ, आपके फेस के अनुसार देख करके पता लगाया जा सकता है कि आप क्या सोच रही हैं। चलिए अब चलते हैं घर, और वह भी आज के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए। आप मेरे घर पर ही रहेंगी, और हो सके तो आप ऑफिस आ सकती हैं मेरे घर से, ऑफिस मेरे साथ ही। और भी ज़्यादा हक्के बक्के होकर के बस इस वक्त रणधीर को ही देख रही थी। रणधीर फिर बोला, अभी भी अब आपको कोई सवाल है? जाह्नवी घबराते हुए बोली, मगर वह मेरा सामान मेरे। अभी वह आगे कुछ बोलती कि रणधीर बोला, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे घर पर हर चीज़ अवेलेबल है, और अगर नहीं भी होगी तो मैं कभी भी किसी भी वक्त उसे पूरा कर सकता हूँ। आप उसकी टेंशन ना लें, और आप चले मेरे साथ। इतना कहते हुए के साथ में वह बिना पूछे ही जाह्नवी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ऑफिस से बाहर लेकर गया और गाड़ी के एक साइड में बैठाया, और उसे बैठाने के बाद में ड्राइविंग सीट पर खुद बैठ गया। ड्राइवर जब उसके पास गया तो उसे देख कर के कहने लगा, रामू काका, अब आपकी छुट्टी है, जब मैं अकेले जाऊंगा तभी आप मेरे साथ आइएगा, और वैसे भी आप बूढ़े हो चुके हो, अब आप घर जाइए और आराम करिए, आपको पैसे मिलते रहेंगे, पैसे की बिल्कुल भी फिक्र ना करिएगा, आप रोज़ आएँ या फिर ना आएँ। और इतना कह कर के वह अपनी कार भगा ले गया। कुछ ही देर में एक बड़े से विला के सामने उसकी कार रुकी। जाह्नवी तो उस विला को देख कर के हैरान हो गई। आज से पहले ऐसे उसने घर नहीं, नहीं नहीं, ये तो महल है, महल, ऐसा महल जो मेरे लायक नहीं है। तभी उसके कान के पास किसी के सांसों का एहसास हुआ। रणधीर उसके कान के पास बोला, अब चले, यह महल आपका इंतजार कर रहा है। वह फिर से खुद में सोचने लगी, यह इंसान कैसे मेरे मन की बातों को सुन ले रहा है। वही रणधीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रणधीर फेस एनालाइज करके वह हर किसी को बता सकता था कि वह क्या सोच रहा है। उसमें वह मास्टर था, और इसी वजह से वह जाह्नवी का हर एक एक्सप्रेशन नोट कर रहा था और उसका रिप्लाई भी दे रहा था, जिस वजह से जाह्नवी हैरान हो गई थी। जाह्नवी जैसे ही उस मेंशन के अंदर एंटर की और जो भी देखती है उसके आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वह बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि रणधीर उसके साथ ऐसा कर सकता है।
वह उसके हाथ पकड़ के कहने लगा, क्या हुआ, चलो या फिर पूरी रात यहीं रहने का इरादा है? वह अपने होश में आई और कहने लगी, अब यह सब क्या है सर? रणधीर मुस्कुराते हुए बोला, वही जो मुझे करना चाहिए और मुझे जो सही लग रहा है। यह सुनना था कि जानवी पूरी तरह से कांप गई। उसे मेंशन के अंदर हॉल में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे और बहुत ही खूबसूरत सा शादी का मंडप सजाया गया था और उस मंडप में सिर्फ दूल्हा और दुल्हन का इंतजार था। उसे लगा कि शायद रणधीर के घर में ही किसी की शादी है, मगर वह गलत सोच रही थी। रणधीर उसके हाथों को पकड़ के अंदर लेकर जाने लगा और बोला, चलो जाओ, जानवी फटाफट से रेडी हो जाओ, और उसके साथ दो अपने सर्वेंट को जाने के लिए बोला। जानवी यह सुनकर के पूरी हैरान नज़रों से उसे देखने लगी और फिर सोचने लगी, कहीं ये मुझसे शादी नहीं नहीं किसी और का होगा। शादी में तो रेडी दूसरा भी होता है। तभी सर्वेंट के बोलने पर वह बोली, कहाँ जाना है मुझे? रणधीर बोला, रेडी होने। क्यों, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? शादी का मंडप लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ शादी होने वाली है। वह अभी भी नहीं समझ रही थी और वह बोली, किसकी शादी होने वाली है? रणधीर होठों पर मुस्कान लिए हुए और आंखों में चमक के साथ वह जानवी की तरफ देखते हुए बोला, हमारी शादी, मतलब तुम्हारी और मेरी। जानवी यह सुनकर के कांप गई और सोचने लगी, एक साइन के बदले उसे यह सब कुछ भी करना पड़ेगा। मतलब अब मैं खुद से कुछ भी नहीं करने वाली। मेरी ज़िंदगी पर, हर चीज़ पर किसी दूसरे का हक हो गया। वह बहुत गहरी सोच में पड़ गई थी। यह मुझे क्या हो गया था? मैंने कहीं साइन करके गलती तो नहीं कर दी? तभी रणधीर बोला, कहाँ खो गई हो? जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, सोचने का वक्त नहीं है। उसके पास दो सर्वेंट आई और उसके हाथों को पकड़ के एक बहुत ही आलीशान कमरे में लेकर गई और वह दोनों जानवी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से लगभग 1 घंटे में वह रेडी करवा चुकी थी। वह दुल्हन के गोल्डन कलर के लहंगे में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर ब्राइट मेकअप, बाल जो जूड़ा बनाया गया था वह गजरे में सजाया गया था, आँखों में काजल, आई लाइनर, होठों पर रेड लिपस्टिक, बल्कि खूबसूरत लग रही थी। वह जैसे ही नीचे आई, उसको देख करके रणधीर तो जैसे कि बेहोश ही हो जाएगा और वह अपनी दादी के पास था। वह कहने लगा, दादी माँ देखो तो, मैं आपके लिए कितनी खूबसूरत दुल्हन लाया हूँ। अब आप खुश हैं ना? जानवी को दुल्हन के रूप में देख करके वह रणधीर की दादी उर्वशी जी एकदम से खुश हो गई। जानवी के पास जाकर के प्यार से उसके गाल पर हाथ फिराते हुए बोली, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो बेटा, और उसके माथे पर किस कर दी। जानवी यह सब कुछ देख करके बहुत ज़्यादा हैरान थी, लेकिन वह क्या कहे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वही रणधीर जाकर के चुपचाप से मंडप में बैठ गया। दोनों सर्वेंट जानवी को उसके बगल में मंडप में बैठा चुकी थी। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। वही कुछ लोग थे जो वहाँ पर बैठे हुए थे। वही उर्वशी जी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। शायद रणधीर के लिए जो थी उसकी दादी ही थी। कुछ ही देर में रणधीर और जानवी की शादी हो गई। सब लोग उन दोनों को आशीर्वाद दे करके वहाँ से चले गए। सिर्फ उसकी दादी ही उस बड़े से महल में बची हुई थी। रणधीर उनके पास आया और बोला, दादी माँ, अब तो आप खुश हैं ना? आपको एक अच्छी बहू चाहिए थी, ये आपके सामने है। अब आपको मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है ना? यह कहते हुए वह अपनी दादी के गले लग गया। उर्वशी जी भी बहुत खुश थी आज और बोली, अब जल्दी से मुझे परपोता दे दो, क्योंकि उनका जो इच्छा था रणधीर की शादी देखना और उसकी बहू को देखना, आज रणधीर वह कर चुका था। वह बोला, दादी वह भी हो जाएगा, आप अब बस आराम कीजिए। रणधीर का बहुत बड़ा सा कमरा फूलों से सजाया गया था, जैसे कि वह कमरा नहीं स्वर्ग हो। चारों तरफ कमरे में फूल ही फूल थे। उनकी महक चारों तरफ फैली हुई थी। उर्वशी जी बोली, मेरी बहू को ले जाओ और रणधीर के कमरे में उसे आराम करने दो। दोनों सर्वेंट जानवी को रणधीर के कमरे में ले जा कर के उसको बेड पर बैठा दी और बोली, मैडम आप आराम करिए, तब तक सर आ जाएंगे। इतना कहना था कि जानवी तो पूरी तरह सुन्न हो चुकी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि एक ही पल में उसकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ आ गई। करीब आधे घंटे के बाद में रणधीर अपने कमरे में आया।
रणधीर के आते ही जानवी बेड से खड़ी हो गई और वह डर से कांप रही थी। उसके हाव भाव बता रहे थे कि वह काफ़ी घबराई हुई है। उसको इस तरह से देख करके रणधीर बोला, क्या हुआ जानवी, तुम्हें इतना घबरा क्यों रही हो? मैं भूत नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ और तुम इतना मुझसे डरो मत, रिलैक्स हो जाओ। और वह उसके पास आया और उसके हाथों को जैसे ही पकड़ना चाहा, वह अपने हाथों को खींच ली और दूर जाकर के खड़ी हो गई, जैसे कि वह कोई उसके साथ बहुत कुछ बुरा कर सकता है। रणधीर, वह तो नॉर्मली बस हाथ पकड़ रहा था, ऐसे थोड़े ना कोई करता है। और वैसे भी रणधीर अब उसका पति था। वह कहने लगा, क्या हुआ जानवी, मैं तुम्हारा पति हूँ, इतना घबरा क्यों रही हो? डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। तुम्हारी इजाज़त के बगैर बस मैं थोड़ा सा तुम्हारे साथ बैठ कर के बातें करना चाहता हूँ। यह कहते हुए रणधीर फिर से उसके पास गया और उसके हाथों को पकड़ के बेड पर बैठाया। जानवी चुपचाप से बेड पर के बैठ गई। रणधीर एकदम से उसके पास बैठा हुआ था और धीरे से उसका हाथ पकड़ के अपने करीब खींच लिया और बोला, जानवी, मैं तुम्हें पहली नज़र में ही पसंद कर चुका था, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा था। मेरी दादी मेरी शादी देखना चाहती थी, मेरी पत्नी को अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी और मैं उन्हें इतने सालों से मना करते जा रहा हूँ। लेकिन जब मैं तुम्हें देखा तो मेरा इरादा बदल गया और मुझे पूरा यकीन हो गया मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ। अब मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ और तुम मेरी हो सकती हो। इतना कहने के साथ में वह उसको अपने सीने से लगा लिया। जानवी फौरन से उसके सीने से दूर हो गई और बोली, प्लीज़ सर, आप मुझसे दूर रहिए, इस तरह से मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करिए। यह सुनते ही रणधीर अलमारी के पास गया और उसमें से एक फ़ाइल निकाला और जानवी के सामने रखते हुए बोला, इसे देखो, क्या तुम्हें यही लग रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ जानवी। तुम वही हो ना जो हमारे कॉलेज में फर्स्ट आने वाली लड़की हो, फिर आज क्यों ज़िंदगी में लास्ट हो? तुम ऐसे हार नहीं सकती हो। इतना सुनना था कि जानवी रणधीर के चेहरे को गौर से देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रणधीर क्या बातें कर रहा है। रणधीर बोला, मुझे पता है जानवी, तुम्हें कुछ याद नहीं है, या फिर याद भी है तो तुम अपनी ज़िंदगी में इस तरह से फंस चुकी हो कि तुम्हें कहाँ से याद होगा। तुम्हें याद है, सब मुझे चिढ़ाते थे, मोटू गेंडा बोलते थे, क्योंकि मैं उस वक्त मोटा था और स्कूल में सब मुझे बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते और दूर भागते थे। कोई मुझसे बात तक नहीं करता, लेकिन एक तुम ही थी उस वक्त जो मुझसे बात करने आती थी, मुझसे हर बातें शेयर करती थी और मेरी बातें भी सुना करती थी। जो मेरा मजाक उड़ाता उससे लड़ाई भी कर लिया करती थी। यह सुनकर के जानवी सोच में पड़ गई और अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहने लगी, तुम हो मोटू गेंडा ढोलक। रणधीर उसके चेहरे से अपने बचपन का नाम सुनकर के खिलखिला करके हंस पड़ा और बोला, हाँ, तुमने सही पहचाना, लेकिन पहचानने में तुमने बहुत देर लगा दी। जानवी उसके सोफे पर बैठ गई और कहने लगी, लेकिन यह सब क्या कैसे हुआ? तुम कहाँ चले गए थे? रणधीर बोला, मैं स्कूल कंप्लीट करके यहाँ से लंदन चला गया क्योंकि पापा मुझे यहाँ से विदेश भेज दिए। जब मैं लंदन से वापस आया तो तुम्हारा कहीं भी पता नहीं चला था। मैं बहुत ढूंढा, बताओ तुम कहाँ चली गई थी? और इतने सालों के बाद अचानक से तुम मेरे ऑफिस में आई। मैं तुम्हें देखा तो बहुत खुश हुआ। यही कारण था कि मैं तुम्हें वो जॉब दिया। मैं तुम्हें जाने देना नहीं चाहता था। जानवी उसकी बातों को सुनकर के एक तरफ से खुश हुई थी, लेकिन जब उसकी ज़िंदगी की बात आई तो वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। रणधीर उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और बोला, मुझे पता है कि तुम्हारी माँ जन्म देते ही चल बसी थी और तुम्हारे पापा बचपन से ही तुमसे नफरत करते थे। वह कहते थे कि तुम ही अपनी माँ की मौत का कारण हो, लेकिन ऐसा नहीं था और वह तुम्हें किसी के हवाले कर दिए थे। जानवी अपने पिछली ज़िंदगी की उन कड़वी यादों को भुलाना चाहती थी, उसे याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज रणधीर उन जख्मों को ताज़ा कर दिया था और वह बोली, मेरे बाप ने उस शराबी इंसान के हाथों मुझे बेच दिया था
अपने घर मुझसे हर तरह के काम करवाता था, मगर कुछ लोग उसे पैसे का लालच दे करके मुझे एक दरिंदगी के कुएं में धकेल दिया। मैं ऐसी जगह पहुंच गई थी जहां से निकलना बहुत मुश्किल था। वह मुझे ले जा कर के उन भेड़ियों के बीच में बेच दिया था और उसे लाखों रुपए मिले थे और वह पैसा लेकर वहां से चला गया था। वह भले ही मेरे साथ कुछ नहीं किया सिवाय शादी के, लेकिन उन आदमियों ने मेरे वजूद को बहुत ही गंदे नज़र से देखा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं वहाँ से कैसे निकलूं। वह चार थे और मैं अकेली पागल सी हो रखी थी। मुझे नशे की दवाई देकर वो लोग मुझे बेहोश कर दिया करते थे और उसके बाद क्या करते मुझे कुछ होश नहीं। यह कहते हुए वह बहुत ज़्यादा रोए जा रही थी और रणधीर के हाथों को जोर से अपने नाखूनों से दबाई जा रही थी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दुख मिला था। बचपन से लेकर आज तक वह भागती आ रही थी। जब उसे वहाँ से अचानक से मौका मिला तो वह वहाँ से भाग निकली। वह चारों नशे की हालत में सो रहे थे और वह यह मौका जानवी गंवाना नहीं चाहती थी और वह वहाँ से भागते हुए वह शहर की ओर आ गई और फिर वह वहाँ किराए के घर में रहने लगी। वो लोगों के घरों में जाकर के काम करती और किराया चुकाती। कुछ पैसों से वह अपने को संभाली, अच्छे कपड़े, खाना सब किया। तो फिर सोचने लगी कि उन घरों में काम करने से अच्छा है कि मैं नौकरी तलाश करूं, क्योंकि मकान मालिक पैसा बढ़ा चुका था और वो जानबूझकर किया था, क्योंकि उसकी नीयत भी बहुत बुरी थी। गंदी नज़रों से जानवी को देखा करता था। वह तो एक बार आधी रात को जानवी के घर में भी आ गया था और उसको रात के अंधेरे में कमर से पकड़कर उसके वजूद को यहाँ वहाँ छूने लगा था। वह चीखती रही, बचाओ, कोई है, मेरी हेल्प करो, लेकिन किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी। लेकिन उसके शोर की वजह से सब लोग आसपास में जग गए और डर की वजह से वो इंसान भाग गया। मगर जानवी को बहुत ज़्यादा डर हो गया था और वो वहाँ नहीं रही। उस जगह को खाली करके दूसरी जगह चली गई, लेकिन वहाँ भी वही हाल था। उन भेड़ियों की नज़र उस पर थी। और फिर मुझे तुम्हारे ऑफिस के बारे में पता चला और मैं वहाँ अप्लाई की और फिर मैं आज यहाँ हूँ। इतना सब बताते हुए काफ़ी रोई जा रही थी और काँप भी रही थी। वह पूरी तरह से पसीने से भीग चुकी थी और जब वह रणधीर के हाथों को देखी तो वह फटाफट से वहाँ से उठकर खड़ी हो गई और उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दो रणधीर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ये क्या कर दिया आपके हाथों को। यह देखते हुए रणधीर भी उसके बराबर में ज़मीन पर आकर बैठ गया और बोला, तुम यह क्या कर रही हो? तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगी। मुझे नहीं पता था। तुमने बचपन में मेरा साथ दिया और जब मेरी बारी आई तो मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया। मुझे माफ़ कर दो। और यह कहते हुए वह जानवी को अपने सीने से लगा लिया। जानवी को भी अब भरोसा हो गया था कि रणधीर सच में अच्छा इंसान है, बल्कि वह तो उसका बचपन का दोस्त था और वह दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। यह जानकर के जानवी को थोड़ी तसल्ली हुई और वह भी आज जी भर के रणधीर के गले लगा कर के रोती रही। करीबन 1 से 2 घंटे तक रणधीर भी जमीन पर बैठे हुए जानवी को गले लगाए हुए था। उसे रोने दिया। जब उसका जी हल्का हुआ तो जानवी उससे दूर हुई और बोली, रणधीर मुझे माफ़ कर दो। इतनी देर तक तुम इतना सुनकर के रणधीर जानवी की होठों पर अपना उंगली रख दिया और बोला, चुप हो जाओ और रोना है, जितना रोना है रो लो आज, क्योंकि आज के बाद तुम्हें बिल्कुल नहीं रोना है। इतना सुनना था कि जानवी की आंखों से फिर से आंसू आने लगे। यह देखते हुए रणधीर बोला, सच बता रहा हूँ, आज ही रोना है तुम्हें। आज के बाद तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने चाहिए। और यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू साफ किया और उसको बेड पर ले गया और बोला, चलो अब चुपचाप से सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँ। और यह कहते हुए बिना जानवी के बातों को सुने वह जाने लगा। तो जानवी उसके हाथों को पकड़ ली और बोली, आखिर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता, और तुम्हें कैसे पता कि मैं ही जानवी हूँ? और फिर तुम यह शादी क्यों किए? तुम हर चीज़ जानते हो मेरे बारे में, यह भी जानते हो कि पिछली ज़िंदगी मेरी कैसी थी, फिर भी तुमने मुझसे शादी की। आखिर क्यों? तुम तो इतने बड़े बिजनेसमैन हो, सब कुछ है तुम्हारे पास, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मुझसे भी अच्छी लड़की तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन तुम मुझसे ही शादी क्यों किए? अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद किए?
जानवी की बातों को सुनकर रणधीर के होठों पर स्माइल आ गई और बोला, पागल लड़की, चलो तुम जल्दी से चेंज कर लो। और अलमारी से एक अच्छा सा ड्रेस निकाला और बेड पर रख दिया और बोला, मैं आता हूँ डिनर लेकर, इससे जल्दी से चेंज कर लो। यह कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया और जानवी सिर्फ उसे जाते हुए देखती रह गई। धीरे से वह बेड से उठी और बाथरूम में चेंज करने चली गई। वह सोचने लगी, आखिर यह इंसान मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या चल रहा है? वही रणधीर उसके लिए और खुद के लिए भी खाना लेकर आ चुका था और सोफे पर बैठकर इस वक्त जानवी के आने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में जानवी बाथरूम से बाहर आई और जब देखी तो सामने रणधीर बैठा हुआ था। जानवी वहीं खड़ी हो गई। यह देखकर रणधीर उठा और उसके हाथों को पकड़ के अपने पास सोफे पर बैठाया और अपने हाथों से निवाला उसके मुंह की तरफ बढ़ा दिया और बोला, चलो खाओ। यह देखते ही फिर से जानवी की आंखों से आंसू झलक आए। रणधीर बोला, जानवी, मैंने कहा ना, अब से बिल्कुल रोना नहीं, गुड गर्ल, चलो चुपचाप से खा लो। यह देखकर जानवी खाने लगी। बस इस वक्त रणधीर के चेहरे को ही देखे जा रही थी। वह पूरे खाने को फिनिश कर ली, लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रणधीर को ही देख रही थी। रणधीर बोला, क्या हुआ और खाना है? उसके बोलने पर जानवी होश में आई और बस एक ही बात बोली, रणधीर, आपने खाना खाया? रणधीर यह बात सुनकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और बोला, आज किसी ने मुझसे पहली बार इतना प्यार से पूछा है। माँ पापा के जाने के बाद दादी जी ही थी जो हर वक्त मेरा ख्याल रखती थी। मैं भी सोचता था कोई मेरा ख्याल रखने वाला होता, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढता था, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। और आज इतना बोलकर वह चुप हो गया। जानवी भी उसे अपने हाथों से खाना खिलाई तो रणधीर बोला, ठीक है, बस कुछ देर में आ रहा हूँ चेंज करके, तब तक तुम बेड पर सो जाओ। जानवी सोफे पर बैठी थी। रणधीर चेंज करके भी आ गया और देखा तो बोला, जानवी, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? जानवी बोली, मेरी बातों का जवाब नहीं मिला है, वही सोच रही हूँ। रणधीर उसको अपनी गोद में उठाया और सीधे बेड पर ले गया और बोला, बाहर बहुत ठंड है, चलो ब्लैंकेट कवर करो। और उसे सुला दिया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया और उसको अपनी बाहों में लेकर के बोला, बस तुम सो जाओ इस वक्त, सुबह बात करते हैं। जानवी बोली, मैं जब तक से वह बात जान नहीं लूँगी मुझे नींद नहीं आएगा। रणधीर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा ठीक है बाबा, मैं बताता हूँ। जब मैं स्कूल में तुम्हारे साथ पढ़ता था तभी मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन मैं अच्छा नहीं था, इस वजह से मैं कुछ बोलता नहीं था। और फिर जब मैं बताने लायक हुआ तो मैं यहाँ से चला गया और फिर सोचा कि मैं आते ही तुम्हें हर चीज़ बताऊँगा, बल्कि मैं तुमसे शादी भी करूँगा। लेकिन जब मैं लंदन से आया तो तुम्हारा कहीं भी पता नहीं चला। मैं हर जगह ढूंढा, कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया, लेकिन तुम्हारा कोई खबर नहीं मिला और अचानक से तुम मेरे सामने थी। और रही बात कि इतना सब कुछ तुम्हारी लाइफ में हो जाने के बाद भी मैं तुमसे शादी क्यों किया, तो मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुमसे अलग एक पल भी नहीं रह सकता। तुम सुकून हो मेरी। मैं इतने सालों से तड़प तड़प के तुम्हारे लिए जिया हूँ। मैं जानता हूँ जानवी कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं उस चीज़ को बदल नहीं सकता, लेकिन मैं उस चीज़ को तुम्हारी ज़िंदगी से कोसों दूर कर सकता हूँ। तुम्हें वह हर खुशी दे सकता हूँ जो तुम्हें चाहिए। मैं दुनिया जहाँ की खुशियाँ तुम्हारे कदमों में लाकर दे सकता हूँ। प्लीज़ एक बार मुझ पर भरोसा करो। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। उन बुरे यादों को भुला करके, वह सब एक इत्तेफाक था। मैं नहीं जानता कि इतना सब कुछ तुम्हारे साथ हो जाएगा। वह तो उन दरिंदों की गलती थी और उन लोगों को सज़ा मिल चुकी है। मैंने एक एक को सज़ा दे चुका हूँ। यह सुनना था कि जानवी की आंखें बड़ी हो गई और वह उठकर बैठ गई और रणधीर को देखने लगी और बोली, क्या? रणधीर हाँ में सर हिलाया और बोला, हाँ जानवी, गिन गिन करके सज़ा दे चुका हूँ। यह तो यहाँ तक कि तुम्हारे पापा को भी। कोई मेरी जानवी को इतना सताए और मैं कुछ न करूँ, ऐसा हो नहीं सकता। आई एम सॉरी जानवी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर दो। एक पल के लिए तो रणधीर का भी गला भर आया और उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। जानवी इन सब चीज़ों को देख रही थी और सोचने लगी, क्या सच में रणधीर मुझे इतना प्यार करता है? और रणधीर बोला, हाँ जानवी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और जो अपने डॉक्यूमेंट में लिखी हो तुम मैरिड हो, तो यह कब बदलने वाली हो मैडम, या फिर ऐसे ही रखना है?
मगर यह नहीं, तुम्हारा हस्बैंड कहीं भाग गया है। जानवी उसके बातों को सुन करके स्माइल कर दी। यह देख करके वह बोला, यह हुई ना बात, देखो तो मेरी बीवी स्माइल करते हुए कितनी खूबसूरत लगती है। तभी जानवी बोली, फिर वह फाइल का क्या चक्कर था? रणधीर बोला, वह फाइल तो बस एक झूठा नाटक था, तभी तो आज तुम मेरे जाल में फंसी हो, वरना तुम फंसने वाली नहीं थी। तुम तो बस वही अपने मन का ही करने वाली थी। इतना कहते हुए वह जानवी को अपने सीने से लगा लिया और बोला, जानवी, मैं हमेशा से तुम्हारे लिए सीरियस था। मैं मजाक नहीं करता। मैं सच में तुमसे दिल से प्यार करता हूँ, सच्चे दिल से। और प्यार कभी बदल नहीं सकता है, चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद कोई तुम पर एक नज़र भी डाले, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और इतना कहते हुए वह जानवी को सीने से लगा लिया। जानवी भी समझ चुकी थी कि उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है। रणधीर खुराना एक बहुत बड़ा नाम था और वह आज खुराना की पत्नी बन चुकी थी। और उसके तरफ कोई आंख उठाकर देखे, ऐसा नहीं हो सकता। अब वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। रणधीर उसे बहुत प्यार करता था और आज उसको उसकी प्यार मिल चुका था। रणधीर उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखे उसे किस करने लगा और उसे पूरा हक था उसे प्यार करने का। वह दो जिस्म एक जान बन गए। यह स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।